तो नमस्कार, शनिवार और रात के 9 बजे कहानी का वक्त है और आपके सामने हाजिर हूं। बहुत सारे लोगों की सिफारिश आई थी मेल पे कि गुलशन कुमार मर्डर केस के बारे में कहानी सुनाएं। तो बहुत दिनों से ये था, कई चीज़ें हो रही थी, मैच फिक्सिंग और सारी। तो मैंने कहा कि आज शनिवार भी है तो गुलशन कुमार की ही मर्डर केस की कहानी सुनाया जाए। हालांकि 18 और 3 21 साल हो गए इस बात को, और 21 साल पुरानी कहानी है ये पूरी। और ये गुलशन कुमार मर्डर केस वो मर्डर केस है जिसमें कत्ल मुंबई में हुआ था, लेकिन जो पार्थिव शरीर है गुलशन कुमार का वो दिल्ली लाया गया था। और एयरपोर्ट पे मैं उस वक्त खड़ा मौजूद था, दिल्ली एयरपोर्ट पे, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन सुबह ये मर्डर हुआ था और शाम तक बॉडी यहाँ आ चुकी थी। और तमाम जो सिंगर और बॉलीवुड के लोग थे वो भी एयरपोर्ट पे थे, जिसमें ज़्यादातर जैसे कुमार शानू, अनुराधा पौडवाल और बाकी सोनू निगम, ये सारे सिंगर, चूंकि इन सबको मौका दिया था गुलशन कुमार ने। तो असल में गुलशन कुमार की कहानी शुरू होती है दिल्ली से, और जहाँ से मैं इस वक्त बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ ये नोएडा फिल्म सिटी है। इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स का दफ्तर है जहाँ पे आज तक और इंडिया टुडे सारे। यहाँ से अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो मेरे बाएं साइड में चलूँगा मैं, तो करीब 500 कदम पे टी सीरीज का दफ्तर भी है और स्टूडियो भी है। और ये जो पूरा नोएडा फिल्म सिटी है, ये कहते हैं कि इसमें जो पहली बिल्डिंग बनी थी वो टी सीरीज़ की ही थी, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ गुलशन कुमार की। तब यहाँ जंगल हुआ करता था, लेकिन गुलशन कुमार ने यहाँ बहुत बड़े बड़े 2 स्टूडियो बनाए जिसमें आज भी शूटिंग होती है और बहुत सारी फिल्में बनती हैं, एक म्यूज़िक एल्बम बनता है। आखिरी फिल्म जो मुझे याद है वो मॉम की शूटिंग ही यहाँ पर शूटिंग हुई थी, जिसमें श्रीदेवी और नवाजुद्दीन भी यहाँ पे थे। तो ये जगह भी है कि गुलशन कुमार की तमाम यादें यहाँ पर हैं। गुलशन कुमार की कहानी असल में शुरू होती है 80s से। गुलशन कुमार के पिता की दरियागंज में पुरानी दिल्ली में एक जूस की दुकान हुआ करती थी। गोलचा सिनेमा एक बहुत फेमस है उसके बिल्कुल करीब। तो बचपन में गुलशन कुमार जूस की दुकान में बैठा करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक बड़ी दुकान ली उनके पिता ने, और उसमें कैसेट और टेप बेचना शुरू किया। बेचने के साथ साथ रिपेयर का भी काम शुरू हो गया। तो वो टेप आते थे, कैसेट आते थे, और वो वाला जो तब गाना बजा करता था, ग्रामोफोन टाइप, वो सारी चीज़ें थी। तो ये दुकान शुरू हुई, ठीक ठाक चलने लगी। तभी गुलशन कुमार को ख्याल आया कि क्यों ना वो कैसेट म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में जाएं और कैसेट बनाएं। तो उस दुकान से ही आइडिया आया, और इसके बाद गुलशन कुमार लगे रहे कि कैसे सस्ता कैसेट बनाया जा सकता है। फिर धीरे 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 नोएडा में ये स्टूडियो बनाया और कैसेट का बिजनेस शुरू किया। बट शुरुआत जो की थी वो धार्मिक गाने से की थी। तो जो छोटे मोटे सिंगर हुआ करते थे जिनकी आवाज़ जो पूजा में या कहीं और इस तरह के फंक्शन में गाया करते थे, तो उनको लेकर वो गाना रिकॉर्ड करते धार्मिक, और वो फिर रिकॉर्ड करके बेचा जाता और बड़ा सस्ता। तो धीरे धीरे ये कैसेट पॉपुलर हुआ। इन्हीं सब सिंगर्स में से बहुत सारे सिंगर की आवाज़ लोगों को पसंद आने लगी, और वो पहले बहुत छोटे पैमाने पे था। जब पसंद आने लगी तो फिर गुलशन कुमार ने उनको मौका देना शुरू किया, और ये चलता रहा। धीरे धीरे कैसेट का भी चलता रहा धंधा। और चूंकि ये कैसेट तब बाकी जो सारे कंपनी थी दूसरी म्यूज़िक कैसेट्स की, उनके रेट ज़्यादा होते थे और ये बड़े सस्ता, मतलब उस वक्त 25-30 रुपये का अगर बाकी मिलता था तो 10 रुपये का टी सीरीज़ का कैसेट मिला करता था। तो एक तरह से क्रांति आ गई थी कैसेट म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में। तो धीरे धीरे ये धार्मिक और भक्ति गाने के बाद अब कुछ और भी गाने फिर आने लगे, और इसी दौरान कुछ गाना गाते गाते कुछ लोगों की आवाज़ बड़ी पॉपुलर हो गई, जिनमें अनुराधा पौडवाल, जिनको कहा गया कि लता मंगेशकर जैसी आवाज़ है, सोनू निगम, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ कॉपी पूरी एकदम थी, कुमार शानू, किशोर कुमार की एकदम कॉपी, मुकेश का भी एक वर्जन था, इसके अलावा शब्बीर कुमार, मुन्ना अजीज़। तो ये सारे जो सिंगर थे ये धीरे धीरे पॉपुलर हो गए। उसके बाद फिर उसी दौरान में एक लाल दुपट्टा मलमल का एक एल्बम आया था जिसमें बाद में फिल्म भी बनी, उसके सारे गाने बड़े हिट हुए, और ये सिंगर भी धीरे धीरे पॉपुलर हो गए। फिर इसी दौरान में बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर को भी मौका देना शुरू कर दिया गुलशन कुमार ने, लेकिन वो सारे नए लोगों को ही मौका दिया करते थे। तो उसमें से कई सारे म्यूज़िक डायरेक्टर भी जो है वो धीरे धीरे पॉपुलर हो गए। उनमें से एक नदीम श्रवण, ये 2 थे, नदीम एक अलग और श्रवण अलग। तो इनकी जोड़ी थी, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बाकी जो इस तरह के होते, तो इनका भी ठीक ठाक धंधा चल पड़ा। फिर धीरे धीरे
बिजनेस बढ़ता गया। मुंबई में पैर जमाया गुलशन कुमार ने, और वहाँ पे इन्होंने फिर फिल्मी गाने और उसके राइट्स लेने शुरू किए। और थोड़ा वक्त बीता, 90s आया, तो 95, 6, 7 तक मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री पे ये था कि अगर मार्केट 100% जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का हुआ करता था उसमें 65% मार्केट टी सीरीज़ के पास था, मतलब गुलशन कुमार के पास। बाकी के 35% बाकी जो म्यूज़िक कंपनी थी उनके पास, जैसे टिप्स हो या सारेगामा या बाकी हो। तो 65% मार्केट पे कब्जा कर लिया था टी सीरीज़ ने, और करीब उस ज़माने में करीब ये 350 करोड़ का इनका टर्नओवर हो गया था, और सारी ज़्यादातर फिल्मों के म्यूज़िक राइट्स टी सीरीज़ को मिलने लगे, और ये सारे सिंगर भी फेमस होने लगे। उसी दौरान एक फिल्म आई आशिकी, अभी तो उसका दूसरा वर्जन था, तो वो आशिकी उस ज़माने में जब आई थी उसके सारे गाने बड़े हिट थे। उस फिल्म का म्यूज़िक दिया था नदीम श्रवण ने, और नदीम श्रवण वहीं से बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर दोनों बन गए, और फिर उन्होंने बहुत फिल्में की, सुभाष घई की परदेस की, फिर आपके संजय दत्त तो सलमान खान की जो फिल्म थी वो जिसके गाने बहुत हिट थे, मतलब दर्जनों कई, और फिल्म फेयर अवार्ड बहुत कई फिल्म फेयर अवार्ड में। साजन फिल्म थी जो संजय दत्त और सलमान खान की, माधुरी दीक्षित, वो तो धीरे धीरे ये म्यूज़िक डायरेक्टर का भी इनका दबदबा हो गया और ये चलता रहा। लेकिन फिर एक वक्त आया जब गुलशन कुमार और नदीम के बीच में थोड़ी सी कड़वाहट आ गई। उसकी वजह थी, एक नदीम श्रवण ने एक एल्बम बनाया दोनों म्यूज़िक डायरेक्टर ने मिलकर, उसका नाम था हाय ज़िंदगी, और इसमें 2-3 गाने खुद नदीम ने गाए थे, लेकिन नदीम की आवाज़ अच्छी नहीं थी। म्यूज़िक डायरेक्टर बेशक अच्छा था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ में कामयाब हो। फिर भी हाय ज़िंदगी का कुछ कई दबाव था और दोस्ती थी, तो गुलशन कुमार ने उसके कुछ गानों को प्रमोट किया टी सीरीज़ के ज़रिए, लेकिन वो गाने चले नहीं और वो पिट गए, उसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो बाकी के फिर वो प्रमोट करने के लिए दबाव बन रहा था हाय ज़िंदगी के, गुलशन कुमार ने मना कर दिया। और इस दौरान में नदीम श्रवण चूँकि इस्टेब्लिश म्यूज़िक डायरेक्टर हो गए थे, तो गुलशन कुमार की एक ख़ास बात ये थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा नए लोगों को ही सिर्फ मौका देना चाहते थे, और जो एक बार स्टार बन गया, बड़ा हो गया, फिर वो धीरे धीरे उससे किनारा कर लेते थे। तो अब यहाँ पे नदीम श्रवण के साथ ये भी था कि जो फिल्में थी वो गुलशन कुमार जो फिल्में बनाते हैं उसमें कोई और डायरेक्टर होता, तो इस तरह से दूरियां बनने लगी। और नदीम को ये लगा कि गुलशन कुमार जो है वो उसका करियर ख़राब करना चाहते हैं, और उसे काम भी नहीं दे रहे, उसके गानों को प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी एक साथ। इसी बीच में अब चूंकि गुलशन कुमार बहुत बड़ा नाम म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो चुका था, अंडरवर्ल्ड से गुलशन कुमार को मुंबई में उस वक्त आम बात थी तमाम स्टार्स और इनको धमकी देना और उनसे पैसे लेना, एक्सटॉर्शन बनी। तो कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड से फ़ोन गया था, और फ़ोन किया था अबू सालेम ने, और गुलशन कुमार ने कुछ एक्सटॉर्शन के पैसे दिए थे पहली बार में, और ये बात है 96 की, 1996। तो कुछ फ़ोन आया तो कि अंडरवर्ल्ड से ये वो सारी चीज़ें, तो कुछ करोड़ रुपए में वो पैसे दिए गए। इसके बाद फिर दोबारा अब ये जब रिश्ते इधर ख़राब हुए, तो नदीम ने जो सारी ये सारी कोर्ट में और वो सारी चीज़ें में कलमबंद है, नदीम को बुरा लगा कि गुलशन कुमार उसका करियर ख़राब कर रहा है और गुलशन कुमार उसे काम नहीं दे रहा, और गुलशन कुमार जो है वो उनके एल्बम को प्रमोट नहीं कर रहा है। तो उसने अंडरवर्ल्ड, नदीम के जो रिश्ते थे वो अंडरवर्ल्ड के साथ थे, ख़ासतौर पर अबू सालेम और अनीस इब्राहिम जो दाऊद इब्राहिम का भाई था। तो उसने अबू सालेम से कांटेक्ट किया, उसने कहा कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है तो तुम इसको थोड़ा धमकाओ। तो कहते हैं कि फिर अबू सालेम ने फ़ोन किया, और इस बार उसने कहा कि गुलशन कुमार से कि आप 10 करोड़ रुपए हमें दे दो, अपनी सलामती चाहते हो तो। गुलशन कुमार एक किस्त ऑलरेडी दे चुके थे, हालांकि ये रिकॉर्ड पे नहीं है और पुलिस में भी कोई इसमें कभी कंप्लेंट नहीं की गई। लेकिन जब दूसरी बार आया तो फिर गुलशन कुमार परेशान हो गए, और उस परेशानी में उन्होंने कहा कि मैं अभी दे चुका हूँ, लेकिन उसने कहा कि नहीं आपको देना पड़ेगा। तो अंडरवर्ल्ड का जैसा होता है, ये चीज़ें चलती रहीं। गुलशन कुमार ने सेकंड बार में पैसे नहीं दिए। तभी 5 अगस्त 1997 को अबू सलेम फ़ोन करता है गुलशन कुमार को और कहता है कि तुमने पैसे नहीं दिए और तुम देख लो, और तुमने अभी तक पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं किया, इसका मतलब तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे हो। ये कोर्ट में बाकायदा गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार का स्टेटमेंट है, गवाही है। तो 5 अगस्त 1997 को अबू सलेम ने फ़ोन किया कि पैसे दे दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, और तुमने पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं किया, अंडरवर्ल्ड को तुम हल्के में ले रहे हो, तुम सीरियसली लेना शुरू करो। गुलशन कुमार परेशान हो गए। किशन कुमार को फिर बताया, जिक्र किया ऐसे ऐसे है, तो किशन कुमार ने सुझाव दिया कि आप पुलिस में जाओ। तो गुलशन कुमार ने कहा कि नहीं, पुलिस में अगर जाऊँगा तो ये लोग बड़े ख़तरनाक हैं, फिर और उल्टा पड़ जाएगा, तो वो पुलिस में भी नहीं जाते। 3 दिन बाद 8 अगस्त 1997 को दोबारा अबू सलेम फ़ोन करता है गुलशन कुमार को, कहता है कि 3 दिन बीत गए, अभी तक तुमने दिया नहीं, अब तुम अपने अंजाम के लिए खुद हकदार होगे। और उस वक्त किशन कुमार तब गुलशन कुमार के साथ थे जब ये कॉल आया,
और वो सारी बातचीत सुन रहे थे, कोर्ट में बाकायदा गवाही दी। तो उसने फिर ये कहा कि ये सारी चीज़ें यही रह जाएंगी, पैसे दे दो। और साथ में एक चीज़ और थी, उसने कहा कि ये तुम नदीम के म्यूज़िक एल्बम को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो, उसको प्रमोट करो। अच्छा, ये बात 5 अगस्त को भी कही गई थी। तो गुलशन कुमार ने सफाई दी कि मैंने इधर से उसको प्रमोट की थी उसके कुछ गाने, लेकिन उसका रिस्पांस नहीं आया और मेरे पास बहुत सारे और काम हैं, बहुत सारे म्यूज़िक के जो है फिल्मों के वो हमारे पास राइट्स हैं, तो ये मुमकिन नहीं है, और जो चीज़ नाकाम है उसे प्रमोट कैसे कर सकते हैं। तो ये अपनी सफाई दे रहे थे, लेकिन उधर से वो कहा जा रहा था कि नहीं आप प्रमोट करो। तो ये चीज़ें चली, और उसकी उसी बीच में ये भी था कि आप जिस फिल्म में संगीत गुलशन कुमार मतलब जो राइट्स लेते हैं म्यूज़िक का, और जिस फिल्म में नदीम श्रवण का म्यूज़िक होता है, आप उन फिल्मों के राइट्स टी सीरीज़ क्यों नहीं लेता है। ये भी था कि गुलशन कुमार जिस फिल्मों में नदीम श्रवण के गाने होते थे, बाद में उसके राइट्स लेना छोड़ दिया था, चूँकि 65% मार्केट म्यूज़िक इंडस्ट्री का टी सीरीज़ के पास था। तो ये ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए थोड़ा सा झटका होता था, क्योंकि 65% जो लोग मार्केट पर कब्जा करके बैठे हैं, अगर वो उनके गानों को प्रमोट ना करें, वो उनका राइट ना लें, तो उनके गाने उतने लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे, उनकी सोच थी। तो ये भी था कि जिस फिल्मों में नदीम श्रवण के गाने होते थे, उन फिल्मों के राइट्स भी, उसके म्यूज़िक राइट्स गुलशन कुमार या टी सीरीज़ नहीं लिया करते थे। तो इसके ऊपर भी अबू सालिम ने धमकाया। तो 5 और 8 अगस्त 2 बार धमकाया। अब गुलशन कुमार परेशान थे बहुत, उन्होंने 1-2 अपने करीबी दोस्तों से बात की, किशन कुमार जो भाई है उनसे जिक्र किया, सब ने यही सुझाव दिया कि आप पुलिस में कंप्लेंट करो। लेकिन गुलशन कुमार का मानना था कि पुलिस में जाने का मतलब है अंडरवर्ल्ड से सीधे सीधे 2-2 हाथ करना, और मामला और बिगड़ जाएगा। तो वो अभी सोच ही रहे थे कि क्या करना है आगे, किसी से सलाह लूँ, मशवरा लूँ। इसी बीच 12 अगस्त आ जाता है 1997। 5 और 8 अगस्त को फ़ोन पे धमकी आती है, और 12 अगस्त मतलब 8 और 4 दिन के बाद जुहू में एक मंदिर है बहुत छोटा सा। अच्छा, गुलशन कुमार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के शुरू से रहे। आपको जम्मू में जो मंदिर है आप सभी जानते हैं कि वहाँ टी सीरीज़ हर दिन लोगों को खाना खिलाता, और ये तो धर्म कर्म के काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था गुलशन कुमार का। तो जुहू में ही एक छोटा सा मंदिर था जो स्लम के बीच में था। तो वहाँ कभी एक आध बार गए होंगे शुरू में गुलशन कुमार, उसके बाद पता नहीं उस मंदिर से उनको ज़्यादा ही कुछ प्यार हो गया और आस्था हो गई। तो फिर वो पाबंदी से जाने लगे, और फिर उस मंदिर को बहुत खूबसूरत उन्होंने अपने पैसे से बनवाया, मार्बल लगाए महंगे महंगे और सब कुछ। और ये जब मंदिर को ठीक ठाक पूरे बना दिया, तो वहाँ के लोकल के लोग भी खुश हो गए, गुलशन कुमार को सब जानते भी थे। तो गुलशन कुमार की एक ज़िंदगी की रूटीन हो गई कि जब भी वो मुंबई में रहते तो सुबह और शाम 2 दिन ज़रूर मंदिर जाते, 2 वक्त। टाइम फिक्स नहीं था, कभी 6 बजे, कभी 7, कभी 8, कभी 9-10, शाम को भी कोई टाइम फिक्स नहीं था। लेकिन मुंबई में है तो जाएंगे 2 वक्त ज़रूर उस मंदिर में जो जुहू में था। तो 12 अगस्त 1997 की सुबह भी गुलशन कुमार उठते हैं और 10:10 पर घर से निकलते हैं, और वो घर के एकदम बिल्कुल पास में चूँकि मंदिर है, तो मंदिर के अंदर जाते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। वहाँ से 10:40 पर मंदिर के जैसे ही बाहर आते हैं, ड्राइवर उनका गाड़ी खड़ी हुई थी मंदिर के साइड में, तो वो गाड़ी की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तभी वहाँ पे 3 लोग खड़े होते हैं। एक उसमें बहुत लंबे बाल वाला था, और गुलशन कुमार को जैसे ही वो देखता है, तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनका एक बयान है, जो खड़े हुए थे, चूँकि स्लम एरिया था, सब कुछ पास पास में था। तो उनमें से एक जो लंबे बाल वाला है वो गुलशन कुमार को कहता है कि पूजा पाठ बहुत हो गई, अब बाकी की पूजा तो ऊपर जाकर करना। और उसके बाद वो पिस्टल निकालता है और सीधे फायर कर देता है। पहली गोली सर में लगती है गुलशन कुमार को, गुलशन कुमार गिरते हैं। फिर भी बचने के लिए थोड़ा सा किनारे तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तब तक 2 लोग और सामने से आ जाते हैं, और उसके बाद ये तीनों मिलकर एक साथ गुलशन कुमार के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ड्राइवर जब तक आता है तब तक 16 गोली गुलशन कुमार को लग चुकी थी। ड्राइवर भी घायल हो जाता है गोलीबारी में। फिर उसके बाद वो आराम से वहाँ से एक थोड़ी दूर पे एक टैक्सी खड़ी थी, टैक्सी के ड्राइवर को वो तीनों बाहर निकालते हैं और टैक्सी में बैठते हैं और आराम से चले जाते हैं। टैक्सी के ड्राइवर ने भी देख लिया था कि इनके हाथ में एक रिवॉल्वर है, वो कुछ विरोध भी नहीं करता। तो वो पैदल आए थे, वहीं इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि गुलशन कुमार का रूटीन क्या है इस मंदिर में। अगर सुबह नहीं आए, शाम नहीं तो शाम को आएंगे, शाम नहीं तो सुबह, लेकिन वो दोनों वक्त जाते थे, और मुंबई में है तो दोनों वक्त। तो उन्हें बड़ा ईजी लोकेशन, टारगेट सब कुछ मालूम था। उसके बाद वो टैक्सी से तीनों जो किलर थे वो निकल लेते हैं। फिर गुलशन कुमार को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में उन्हें ब्रॉड डेड बताया जाता है। फिर ड्राइवर का बयान होता है, बाकी पड़ोसियों के बयान होते हैं, और तब तक ये खबर फैल गई। गुलशन कुमार चूँकि एक म्यूज़िक किंग, जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्रांति लाई थी इतना सस्ता टेप और कैसेट बेचकर, तो ये बात हर तरफ फैलती है। फिर तब मुंडे थे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, वो भी बयान देते हैं कि हमें कभी बताया ही नहीं गुलशन कुमार ने कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से थ्रेट था, जबकि वो दान वान ये सारी चीज़ें करते रहते थे, लेकिन कभी शेयर नहीं किया, तो शायद डर की वजह से।
खैर इसके बाद शाम होते होते गुलशन कुमार की जो पार्थिव शरीर है, जो बॉडी है, उसको दिल्ली लाया जाता है और सारे मुंबई से उनके जितने भी म्यूज़िक इंडस्ट्री के दोस्त थे वो सारे यहाँ पहुँचते हैं। कुमार शानू हों, सोनू निगम हों, अनुराधा पौडवाल हों, आपके शब्बीर हों, मुन्ना अजीज़ हों, तो उसके बाद यहाँ दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार होता है और फिर पुलिस जांच शुरू कर देती है। अब यहाँ पे ये था कि इन सारे लोगों में से मिसिंग जो था वो नदीम था और नदीम को खड़ा करने वाले गुलशन कुमार, नदीम श्रवण बनाने वाले गुलशन कुमार। तो शुरू में ये चर्चाएं तो थी और चूंकि किशन कुमार, अब जो गुलशन कुमार के भाई हैं, उनसे उन्होंने 5 और 8 अगस्त के कॉल का जिक्र किया था, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो नदीम की भी बात आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद पुलिस जो है फिर छानबीन करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात है 16 अगस्त की, जब जावेद और रफ़ीक नाम के 2 अंडरवर्ल्ड के लोगों को पकड़ती है। दोनों सालेम के गैंग के थे, अबू सालेम के। तो इन दोनों को पकड़ के जब पूछताछ करती है तो दोनों फिर पूरी कहानी सुनाते हैं। और जो पूरी कहानी थी वो ये थी कि मई के महीने में, मई 1997, दुबई में अनीस इब्राहिम, जो दाऊद इब्राहिम का भाई है छोटा, उसके दफ्तर में एक मीटिंग होती है। उसमें अनीस इब्राहिम था, अबू सालेम था और एक कयूम नाम का गैंगस्टर था जो अबू सालेम का खास था। और ये तीनों मीटिंग करके कहते हैं कि ये इसने पहला किस्त तो दे दिया लेकिन दूसरा किस्त नहीं दे रहा है, डरता भी नहीं है, और नदीम श्रवण के नदीम को जो प्रमोट करने के लिए कहा वो भी हमारी बात नहीं मान रहा है, उसके फिल्मों के राइट्स भी नहीं ले रहा है, तो इसे मैसेज देना चाहिए। तो कहते हैं कि मई में जो दुबई में मीटिंग हुई उसी में ये प्लान किया गया कि गुलशन कुमार का मर्डर करना है। इसके लिए 3 किलर को हायर किया गया और उसके बाद इन तीनों ने जाकर उसी जगह पे ये मर्डर किया। बाद में करीब उसके थोड़े के दिन के बाद दाऊद मर्चेंट एक ख़ास था इसमें, जो 3 लोग थे उनमें से एक था जिसने गोली चलाई थी, और दाऊद इब्राहिम का खास था, अबू सलेम का खास था, क्योंकि अबू सलेम दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। तो उसको पुलिस पकड़ती है। दाऊद मर्चेंट को जब पकड़ती है पुलिस तो फिर वो उससे सारी कहानी सुनती है। तो उसकी कहानी भी सारी यही होती कि मई में ये प्लानिंग हुई थी, अबू सलेम ने ये कहा था। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के बाद जो बाकी 2 और शूटर थे उनको भी पुलिस पकड़ती है। जब उनको पकड़ती है तो पता चला कि गुलशन कुमार को मारने के बाद इन सुपारी किलर को 25 लाख रुपए टिप्स म्यूजिक इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं रमेश तुरानी, उन्होंने दिए। रमेश तुरानी बहुत बड़ा नाम। तब अभी लास्ट फिल्म कौन से प्रोड्यूस की, अभी जो सलमान खान की एक फिल्म आई थी रेस 3 शायद, उसके प्रोड्यूसर हैं वो। तो वो पुख्ता सबूत आया कि इसमें रमेश तुरानी का भी हाथ है। फिर ये भी हुआ कि दोनों म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो टी सीरीज या टिप्स राइवलरी भी हो सकती है। तो रमेश तुरानी को भी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें भी कत्ल की साजिश में शामिल किया। इसके अलावा कुल टोटल ये 3 शूटर और आपके तुरानी, इन सबको मिलाकर 19 अलग अलग लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इसके बाद इन पे मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद 2001 में जो दाऊद मर्चेंट है, उसका निकनेम अब्दुल रऊफ भी है, इसको सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उनका कहा कि इसको फांसी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इसने किसी और के कहने पे किया, लेकिन बाकी पुलिस पुख्ता तौर पे कड़ियाँ नहीं जोड़ पाई। लेकिन सबसे बड़ा जो सेटबैक था वो ये था कि बाकी के 18 जिसमें रमेश तुरानी भी थे, इन सबको कोर्ट ने बरी कर दिया, तो सिर्फ एक को सज़ा हुई। अब जो मेन नदीम और अबू सालेम का, कि नदीम का शामिल था और अबू सालेम, तो नदीम, इधर गुलशन कुमार का मर्डर होता है अगस्त में, और उसके बाद उसकी वाइफ तब प्रेग्नेंट थी नदीम की, और वो लंदन में थी। और उसी महीने एक फिल्म फेयर अवार्ड था हैदराबाद में जिसमें नदीम को होना था, कुछ अवार्ड मिलना था, लेकिन वो उस फिल्म फेयर अवार्ड में भी नहीं जाता। और गुलशन कुमार के मर्डर के फौरन बाद वो इंडिया छोड़ के यूके चला जाता है, लंदन, जहाँ उसकी ऑलरेडी बीवी प्रेग्नेंट जो थी वो इसका इलाज चल रहा था। तो मुंबई पुलिस का ये था कि वो लंदन, चूँकि यहाँ पे सारा सेटअप था, पार्टनर जोड़ी जो है श्रवण भी यहीं, घर भी यहीं, ऑफिस भी यहीं, तो मुंबई पुलिस ने बयान भी दिया था उस वक्त कि वो लौट आएगा और इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगा और सपोर्ट करेगा। लेकिन बस वो इंतज़ार ही रहा। वो 97 से लेकर आज 2018 हो गया, नदीम नहीं आया। लेकिन नदीम को ब्रिटेन से लाने के लिए कई बार हमने
प्रत्यर्पण संधि के तहत सारी चीज़ें की, लेकिन वहाँ के 2-3 अलग अलग कोर्ट ने ये कहा कि ये सफिशिएंट एविडेंस है ही नहीं जिसकी वजह से हम नदीम को यहाँ भेजें। और बाद में नदीम ने फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप भी ले ली और कोर्ट ने उसको इंडिया को सौंपने से मना कर दिया। उसने कहा कि पुख्ता सबूत नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि अब अभी हाल में नदीम जो है फिर उसने अपना दुबई में परफ्यूम का बिजनेस शुरू कर लिया है और वो गल्फ़ में रहता है, दुबई में रहता है, लेकिन वो ब्रिटिश सिटीज़न है, अब वहाँ की उसने नागरिकता ले रखी है। तो नदीम के ख़िलाफ़ जितने भी मामले थे उसमें अभी तक हिंदुस्तान में उसको ला के उस अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बचता अबू सालेम, जिसके बारे में कहते हैं कि उसी ने धमकी दी थी, उसने सब कुछ किया था, उसके साथ विडम्बना ये देखिए कि चार्जशीट में नाम है लेकिन आज तक अबू सलेम पे मुकदमा नहीं चला गुलशन कुमार के मर्डर। उसकी वजह यह है कि 2005 में जब पुर्तगाल से अबू सलेम को हिंदुस्तान लाया गया तो जो प्रत्यर्पण थी, जो संधि थी, जो समझौता था हमारा पुर्तगाल सरकार के साथ, उसमें यह था कि इस पर सिर्फ ये मुकदमा चलेंगे, उसमें कहीं भी गुलशन कुमार मर्डर केस का जिक्र ही नहीं था। तो जो हमने वहाँ लिख के दिया है, जैसे 93 का दिया था कि 93 में वांटेड है, उसी के बलबूते पे हम अबू सलेम को यहाँ लेकर आए हैं, तो उसमें गुलशन कुमार मर्डर केस का जिक्र नहीं था और ये था कि आप सिर्फ यही मुकदमा चलाएंगे और जो भी लिखा था। तो इसी वजह से आज भी गुलशन कुमार मर्डर केस में अबू सालेम को एक तरह से ये दिखाया गया है कि वो मतलब गायब है, हाजिर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप उसमें मुकदमा नहीं चला सकते और इसीलिए उस मामले में कोई सज़ा नहीं हुई। सज़ा सिर्फ एक को ही, दाऊद मर्चेंट एलियस अब्दुल रऊफ को उम्र कैद की सज़ा हुई। उसके बाद उसको भी 2012 में पेरोल मिला, वो पेरोल से भाग गया। फिर वो बांग्लादेश बॉर्डर के पास बीएसएफ ने उसको पकड़ा, तो खैर अब वो पकड़ा गया है। लेकिन विडम्बना ये है कि अभी तक इस मामले में ना नदीम को सज़ा हुई जो मेन मास्टरमाइंड है और ना अबू सालेम को। और कहते हैं, और उसके अलावा भी कई ऐसे ऑडियो और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने भी स्टोरी की थी कि लंदन में रहते हुए प्रोटेक्शन जो दिया है नदीम को वो दाऊद इब्राहिम ने खुद दिया है। और कई ऐसे हाल में ऑडियो भी आए थे जिसमें ये था कि उसको कुछ होना नहीं चाहिए। तो नदीम के ऊपर दाऊद इब्राहिम का हाथ है और वही उसको प्रोटेक्शन देती है डी कंपनी, और अब उसका बिजनेस दुबई में है परफ्यूम का। श्रवण के बारे में भी पुलिस ने उस वक्त तमाम इन्वेस्टिगेशन की, मुंबई पुलिस ने, जब ये मर्डर के बाद, क्योंकि ये था कि राइवलरी है, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और दोनों पार्टनर हैं, तो इसमें इसका भी कोई रोल हो सकता है। लेकिन तमाम चीज़ें जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो श्रवण बेदाग निकले और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और इसीलिए कहीं उनका नाम नहीं आया। लेकिन एक और इसमें फैक्ट ये भी है कि जब नदीम वहाँ लंदन भाग गया उसके बाद भी कुछ फिल्मों के लिए यहाँ से बैठ के श्रवण ने ट्यूनिंग की और दोनों ने नेट के थ्रू और उसके म्यूज़िक कंपोज किए फिल्मों के लिए, और वो फिल्में आईं। मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन वो आईं। तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन श्रवण ने फिर बाद में बयान दिया कि वो उसे यकीन नहीं है उन्हें कि ऐसा हो सकता है। लेकिन फैक्ट यही है कि फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए हैं और ये उसकी एक मिसाल है। और गुलशन कुमार की मर्डर को लेकर इसलिए भी ज़्यादा अफसोस की बात होती है कि गुलशन कुमार की एक छवि जो थी एक बहुत ही अलग तरह की थी, एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान, और जिसने म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक क्रांति, एक इनकलाब ला दिया, जिसने इतने सस्ते कैसेट लाए कि गरीब के हाथों तक भी पहुंचा वो, और तमाम नए सिंगर्स को जो मौका दिया। आज हम लोग जिनको सुनते हैं सारे, एक सिंगर का मैं उनका सबसे फ़ैन भी हूँ, नाम इस वक्त देखिए इत्तेफाक से नहीं आ रहा, वो जिन्होंने ये गाना गाया था आए अजनबी तू भी कभी, क्या नाम है, आदित्य, जो जिनका बेटा है, उदित नारायण, माफ़ कीजिएगा, बहुत देर से सोच रहा था। तो लाल दुपट्टा मलमल का जब गुलशन कुमार की बोल, तो उसमें उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, कुमार शानू, आशिकी ने कुमार शानू को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। देन आपके शब्बीर कुमार मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मुन्ना अजीज़ जिसको मोहम्मद अजीज़ भी कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, ये सारे एक से एक सिंगर जो देन है वो टी सीरीज सुपर कैसेट की देन है, गुलशन कुमार की देन है। फिर नदीम, श्रवण, इसके अलावा आनंद मिलिंद और ऐसे तमाम जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, ये भी गुलशन कुमार की देन है। लेकिन गुलशन कुमार की ये थी कि वो हमेशा नई आवाज़, नए टैलेंट, नए म्यूज़िक डायरेक्टर को तलाशते और उन्हें मौका देते और फिर वो हिट हो जाते, फिर वो किसी और के नए की तलाश में चले जाते। और शायद उनकी यही आदत और उनकी यही फितरत जो थी कि नए लोगों को मौका दे के फिर जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाए, कहीं और बढ़ जाओ। नदीम को उनका दुश्मन बना दिया और नदीम को लगा कि अब ये उनका करियर ख़राब कर रहा, और नदीम ने इसी वजह से ये सारी अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया और फिर गुलशन कुमार की जो है इसमें मर्डर करवाया उसने। तो ये थी पूरी गुलशन कुमार की कहानी। टी सीरीज़ आज भी है, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ आज भी है और बाकायदा कई फिल्मों के म्यूज़िक राइट्स से मिलते हैं। गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार
उनके बेटे गुलशन कुमार के और बेटी, ये लोग इस सब इंडस्ट्री को चला रहे हैं जो सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ है। उनके नोएडा में भी स्टूडियो वैसे ही हैं और देश भर में इनके कहते हैं कि करीब 40-50 ऐसे स्टूडियोज़ हैं और म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में इनका आज भी कद जो है वो बहुत बड़ा है। लेकिन कहानी का सार ये है कि इंसान तरक्की पाने के लिए या फिर नाकामी से डरने के लिए भी कई बार जुर्म के रास्ते पे निकल पड़ता है, और वही चीज़ की नदीम ने और सहारा लिया अबू सालेम और डी कंपनी का, और एक म्यूज़िक इंडस्ट्री का उस वक्त का चमकता हुआ सितारा जो है वो बुझ गया। तो उम्मीद है कि आपको इस गुलशन कुमार मर्डर केस की सारी जो कहानी थी डिटेल में मैंने आपको बताई, आपको पसंद आएगी और बहुत सारी नई जानकारी आपको मिली होगी। तो अपने सुझाव, अपनी शिकायतें उसी तरह से आप मेल करते रहें।